Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए भारत की प्राचीन इतिहास से वैदिक काल टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज की क्लास में हम सब लोग वैदिक काल के बारे में एक एक करके सारी जानकारी का अर्जन करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं कि वैदिक काल को किस तरीका से पढ़ा जाए कि हम लोग उसको आसानी से आत्मसात कर सके और आने वाले दिनों की परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर सके। आइए बच्चों देखते हैं एक एक करके सारी बात। अभी आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो वैदिक काल का समय होगा, टाइम पीरियड होगा बच्चों, वो 1500 BC से 600 BC माना जाता है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलता होगा कि 1500 BC से 500 BC, लेकिन बच्चों आप बिल्कुल अगर एक चुनना पड़े हम लोग को तो 1500 BC से 600 BC इसका उपयुक्त समय माना गया है। अब देखिए बच्चों एकदम आसानी से एक एक करके सारी बात को देखिएगा। वैदिक काल के बारे में जो सबसे बहुत बड़ी बात होगा कि यह भारत में कब थी, इसका समय कब रहा होगा, या इसके आगे पीछे कौन कौन सभ्यता थी, इसके बारे में समझिएगा। देखिए बच्चों, अभी आप लोग जस्ट पिछले क्लास में हमसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत अच्छे तरीका से पढ़ा है, जिसमें मैं आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता 1750 BC तक भारत में कायम थी। लेकिन बच्चों प्राकृतिक घटनाओं के कारण या कारण कुछ भी रहा हो, 1750 BC में भारत से सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति हो गई। और उसके बाद बच्चों देखिएगा करीब करीब 250 वर्षों के बाद भारत में एक नई सभ्यता का उदय होता है, जिसको हम लोग वैदिक काल कहते हैं। समझने का पूरा प्रयास आप लोग करेंगे बच्चों। देखिएगा एकदम आसान है, कहीं कुछ नहीं बच्चों। देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के उपरांत, मतलब पतन के बाद जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, उसके बाद एक नई सभ्यता प्रकाश में आई, जिसकी जानकारी हमें वैदिक ग्रंथों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलती है। इसलिए इस सभ्यता को वैदिक काल या वैदिक सभ्यता कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आपने मेरी बातों को जरूर समझा होगा कि हड़प्पा सभ्यता के ठीक बाद भारत के क्षेत्रों में एक नई सभ्यता देखने को मिली, जिसका जानकारी हमें वेद से, वैदिक ग्रंथों से प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि मैं इस पूरी सभ्यता को एक उपयुक्त नाम दे रखा, जिसका नाम है वैदिक काल। आइए वैदिक काल आप लोग समझ चुके होंगे कि भारत में हड़प्पा सभ्यता के बाद आई है। अब इसके बाद आपको जानकारी होना चाहिए कि सर इस सभ्यता का आखिर शुरुआत किसने किया होगा, कोई तो होंगे। देखिए भाई, आर्यों द्वारा प्रवर्तित मतलब स्थापित होने के कारण इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। एक बहुत बड़ी बात बच्चों, अभी आप समझ रहे होंगे कि भारत में जो वैदिक सभ्यता है उसको स्थापना करने वाले कौन लोग हैं भाई? आर्य लोग हैं। अब हम आपको बताएंगे आगे कि आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे। तो आर्य लोग थे बेटी, इसीलिए इस आर्य के लोगों के द्वारा इसकी स्थापना करने के कारण मैं इस कंप्लीट सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। और देखिएगा एक बहुत बड़ी इसकी पहचान है बच्चों कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसको आप दिमाग में बना लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि अभी आप जस्ट पीछे क्लास में कंप्लीट किया है कि इसके पहले जो भारत में हड़प्पा सभ्यता थी एक शहरी सभ्यता थी, और उसके बाद जो आ रहा है बच्चों वो एक ग्रामीण सभ्यता आ रही है। अब एक छोटा सा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे आर्य के बारे में, क्योंकि कंफ्यूज मत होइएगा कि आर्य कौन थे और कहाँ से आए थे बच्चों। देखिएगा आर्य के बारे में कहा गया कि आर्य का आगमन मध्य एशिया से हुई।
ऐसे बच्चों और जगह इनका स्थान है, आगे हम बताएंगे आपको, लेकिन आप सीधे रखिएगा कि मध्य एशिया से हुई। मध्य एशिया की 3 जातियाँ हित्ती, मिती और कस्माइत, चारे के अभाव में ये बच्चों इनका मुख्य काम जो था पशुपालन था। उनके यहाँ चारा मतलब पशु आहार, पशु भोजन की कमी हो गई बच्चों, और वे अपने पशु को लेकर के इधर भारत की ओर आप लोग बढ़ चले। देखिए लिखा हुआ है बाबू कि अभाव में अपने मूल निवास स्थान से पलायन कर अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारतीय पंजाब के क्षेत्रों में आकर बस गए। और इनका बस गए छोटू, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग सप्त सैंधव प्रदेश भी कहते हैं। एक याद कीजिएगा, मध्य एशिया से आर्य लोग जो है भारत की ओर आए और वो पशुपालन के लिए आए थे। उनका पशुपालन में जो काम था वो चारा का अभाव हो चला। अपने मवेशी को जिंदा रखने के लिए या वृद्धि करने के लिए उन्होंने भारत की ओर रुख किया और यहाँ पे वो लोग पहुँचा। अब देखिएगा यहाँ आने के बाद बच्चों अगर हम लोग देखा गया कि आर्य का अर्थ क्या हुआ, तो आर्य का अर्थ बच्चों श्रेष्ठ होता है। अपने आप को श्रेष्ठ बोला क्योंकि जब वो लोग भारत पहुंचा था तो यहाँ के लोगों का किसी भी प्रकार की सभ्यता का या यहाँ का अस्तित्व तो पता नहीं चल पाता है, यानी बिल्कुल बिखर चुके थे। क्योंकि हड़प्पा संस्कृति जब समाप्त हो चुकी थी तो यहाँ पे ऐसी कोई विशिष्ट रूप से कोई लोगों का समूह नहीं था जो आर्यों से लड़ सके या उनकी आगमन को रोक सके। इसीलिए आए और आराम से वो लोग भारत में बसे बच्चों, इसीलिए वो लोग अपने आप को श्रेष्ठ कहा है। ऐसे श्रेष्ठ देखिएगा आगे कहने के पीछे और क्या कारण हो सकता है, मैं सबके बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा, आप समझिएगा। आर्य जो है अरि जोड़िया, आर्य जो शब्द है ये बना है अरि धन यश से, जिसका मतलब होता है सुसंस्कृत, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न। यानी जब उनका आगमन हुआ तो अपने आप यहाँ एक सिस्टमेटिक रूप से सुसंस्कृत तरीका से अपने आप को स्थापित कर पाए, तो इसीलिए अपने आप को श्रेष्ठ कहा। कुछ एक सखा है नॉर्डिक सखा, उसमें कहा गया है कि इनका जो उत्पत्ति हुआ था सफ़ेद उपजाति से है, यानी इन और सफ़ेद उपजाति से जन्म हुआ और उनके समूह को हम लोग आर्य कहते हैं। इसका मतलब बच्चों आर्य का जो रंग होगा वो लगभग गोरा होगा, एक याद रखिएगा। और उसके पहले जो भारत में लोग रहा करते थे बच्चों, जिसको हम आर्य न कह के अनार्य कहेंगे, उनका जो शारीरिक रंग होगा छोटू वो सांवला रहा होगा, जिसको हम लोग काला भी कह सकते हैं। तो एक बात आप समझ चुके होंगे कि सफ़ेद उपजाति यानी गोरे लोग जो थे जब मध्य एशिया से भारत पहुँचे होंगे तो अपने आप को आर्य कहे। अब भारत में आने के बाद बच्चों उनके द्वारा देखिएगा, जब भारत में आए तो ये देखिए थोड़ा सा शरीर से लंबा चौड़ा है बाबू, और उसके बाद देखिए जो मूलवासी है बच्चों वो थोड़ा सा इनके तुलना में कमज़ोर तो नहीं कह सकते हैं लेकिन छोटे कद के हैं। अब बाबू इन लोग क्या किया, आर्य लोग यहाँ के लोगों को दास बना लिया, और दास बना के बच्चों फिर जब उनको दास बनाया अपनी सेवा में रख लिया, और उसी प्रथा को छोटू हम लोग दस्यु भी कहते हैं। और बाद में छोटू यही दस्यु जो है शूद्र के रूप में प्रचलित हुए। अभी देखिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ, आप लोग को एक एक करके समझने का प्रयास कीजिएगा कि आर्यों का जो मूल स्थान है उस पर विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है बच्चों। आइए हम उनके साथ उनकी बातों को समझें और देखें। सबसे पहले हम देखते हैं दयानंद सरस्वती। बच्चों इनका कहना है कि आर्य मध्य एशिया से नहीं आए हैं बल्कि तिब्बत से आए हैं। इनका कुछ अपना विचार होगा, उनका नाम नेक चेहरा देख करके छोटू, लेकिन बाल गंगाधर तिलक कहे जब इन्होंने आर्य के बारे में पढ़ा कि इनको कहीं पढ़ने को मिला कि 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात, तो हम लोग जानते थे, लेकिन इन जो आर्यों का
ग्रंथों में जिन्होंने पढ़ा तो 6 माह का दिन और 6 माह का रात का इन्होंने उल्लेख किया बच्चों। अब जिसके कारण बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि नहीं, ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। मतलब छोटू, उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर जो दिन रात होती है छोटू, वो 6-6 माह का होता है बच्चों। तो ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया। उनमें कहीं ना कहीं उल्लेख किया है 6 माह का रात 6 माह का दिन, उसके बल पर इन्होंने किया। लेकिन बच्चों सबसे सटीक कहा जाए मैक्स मूलर साहब का बात आ रहा है बच्चों। देखिएगा एकदम आसान है भाई। मैक्स मूलर जो जर्मन विद्वान थे, इनका कहना है कि जो आर्य लोग भारत आए हैं वो कहीं और से नहीं, मध्य एशिया से, जिसको हम एशिया माइनर कहते हैं बच्चों, या फिर बैक्टीरिया कहते हैं। याद रखिए बच्चों, बैक्टीरिया आप कह लीजिए, मध्य एशिया कह लीजिए, एशिया माइनर कह लीजिए। अच्छा बाबू, अगर कोई आपसे पूछे कि है कहाँ सर जी, देखो बाबू, भारत जो है, भारत देखिएगा, अगर हम भारत की बात करें बच्चों, अगर भारत के ऊपर में जो चीन है बच्चों और उत्तर जाते रहेगा तो ईरान इराक हो जाएगा। तो कंप्लीट एरिया को, माने भारत के उत्तरी एरिया को छोटू मध्य एशिया हम लोग नाम दे रहे हैं। माने भारत के बाद मतलब चीन, चीन के बाद, चीन से लेकर के ईरान इराक तक कंप्लीट एरिया को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, मध्य एशिया हम लोग कहेंगे। तो मैक्स मूलर साहब ने कहा कि मध्य एशिया से आर्य लोग भारत आए। लेकिन बाबू इसके पीछे का कुछ तर्क है, देख लीजिए। इनका कहना है कि 1400 BC के एक लेख, जिसको हम अभिलेख भी कहते हैं, बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई में हित्ती राजा सुबलिया एवं मितनी राजा मती उजा के मध्य संधि हुई थी। और संधि के बाद बच्चों कहा जाता है, संधि हुई थी और उसी संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य का उल्लेख मिलता है। देखिए बच्चों इस बात को समझिए। इनका कहना है मैक्स मूलर साहब का कि भारत में जो वेद लिखा गया ऋग्वेद, उसमें जिस देवता का नाम आया बच्चों, इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य, ठीक इन्हीं देवता का जो ईरान इराक हुआ, मध्य एशिया हुआ, वहाँ पर एक बोगज कोई अभिलेख मिला है, वहाँ पर इन देवताओं का नाम देखा गया बच्चों। तो भाई कहीं ना कहीं वहाँ से कनेक्टेड थे, संबंध रहे होगा। इसीलिए सीधा लोग कहा कि हो न हो इनका आगमन मध्य एशिया से हुआ है। इसीलिए दोनों जगह एक ही प्रकार के देवताओं का नाम हमको देखने को मिला है। चलिए मिलाइए बच्चों। हाँ एक बात कहेंगे बाबू, वहाँ की जो भाषा थी इंडो ईरानी थी। और बच्चों इसका कहाँ है बाबू, ये ईरान में था बोगज कोई। हाँ एक बात कहेंगे छोटू कि अगर कोई पूछेगा कि बोगज कोई जो अभिलेख था इसको किसने खोजा था, तो 1907 ईस्वी में छोटू, कोई और नहीं छोटू, ह्यूगो ने इसको खोज किया था। किसका, बोगज कोई अभिलेख का, जिसमें भारतीय देवताओं का नाम हमको देखने को मिला है। इसी अनुमान पर ये सिद्ध होता है बच्चों कि भारत में जो आर्य लाख के बसे हैं, हो न हो वो मध्य एशिया से ही आए हों। अब देखिएगा आगे छोटू, अगला है कसाइट अभिलेख। यहाँ बाबू ये बहुत आसान छोटू, कसाइट अभिलेख देखिएगा। इसमें क्या लिखा बाबू, 1600 BC के इस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। बच्चों 1600 BC में ईरान के एक अभिलेख है, कसाइट अभिलेख बच्चों, उसमें दिखाया गया, लिखा गया है कि यहाँ के जो आर्य हैं, लोग हैं, मितनी वगैरह छोटू, वो जो है वो कहाँ है, भारत आया है बच्चों। इससे साबित होता है कि ये मध्य एशिया से ही भारत पहुँचे हैं। एक बात और बाबू, बहुत आसान छोटू, देखिए ये सब तर्क है छोटू, तर्क जानना चाहिए। देखिए लिखता है बच्चों कि मध्य एशिया में आर्यों का ग्रंथ जिंदा अवस्था, एक बाबू ग्रंथ है छोटू जिंदा अवस्था, और भारत में के
प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद ई काल में रचित ऋग्वेद मतलब जिंदा अवस्था और ऋग्वेद में भाषाई समानता के आधार पर में मान लिया गया कि दोनों वेद जो ग्रंथ है बच्चों उसमें बहुत सी समानता है, यानी किसी न किसी रूप में हम लोग वहाँ से संबंधित थे। इसीलिए बच्चों जैसे हम लोग बोलते हैं मातृ बोलते हैं बच्चों, वहाँ भी छोटू मातृ का आया मदर आया, तो कहीं ना कहीं बच्चों वो दोनों का मेल एक साथ देखने को हमको मिला। तो भाषाई आधार पर भी अवेस्ता और ऋग्वेद जो है उसमें बहुत चीज़ समानता देखी गई। स्पष्ट जाहिर होता है बच्चों कि भारतीय आर्य का संबंध मध्य एशिया से रहा है। अब बच्चों एक थे डॉक्टर अविनाश चंद्र छुटू, इनका क्या कहना था देख लीजिए बच्चों। इनका कहना ही रहा कि नहीं, ये जो आपको जो आर्य लोग हैं उस सप्त सैंधव क्षेत्र में ही रहते थे, वहीं से ही थोड़ा सा पलायन किया है, बाकी बाहर से नहीं आए। इनको कहना है छुटू कि सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज और प्राचीन सरस्वती, इस सब नदियों का छुटू जो है 7 नदी है। और आपको बताया ही गया छोटू इसके पहले कि मध्य एशिया से आने के बाद छोटू इसी एरिया में बसे थे। 7 नदी था बच्चों, और सबसे बड़ा कौन था? सिंधु। सब नदियां सिंधु के सहायक थी 6 बच्चों, तो सिंधु और 6 मिला के 7। इसीलिए बच्चों इस एरिया में, इस पूरे एरिया का जो क्षेत्र हुआ सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाया। और सबसे पहले बात सही है बच्चों, किसी एरिया में ला करके आर्य लोग बसे थे। तो यहाँ तक आप लोग बिल्कुल समझे होंगे बाबू। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा आप कमेंट करेंगे छोटू, या मेरे ऑफलाइन तो नहीं ऑनलाइन क्लास मेरा है छोटू, जो शाम में क्लास चलती है। आपको आवश्यकता अगर हो तो सीधा आप कॉल करके व्हाट्सएप करके ग्रुप में लिख करके आप जरूर जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या को रखिएगा। और हो सकेगा तो जो भी बातें आपको समझ में नहीं आई पुरजोर रूप से उठाइए और उसका कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। आइए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब देखिएगा वैदिक सभ्यता बच्चों, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया बाबू। देखिएगा एक हुआ ऋग वैदिक काल और एक छोटू उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल मतलब बाबू वैदिक काल का आरंभिक काल, इसको हम 1500 BC से 1000 BC कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल को 1000 BC से 600 BC बाबू। देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा कि ऋग वैदिक काल जो है इसमें जो लोग थे मुख्यतः पशुपालन काम करते थे बच्चों। कृषि इनका सेकेंडरी था, दूसरा स्थान था। और लोग लोहा से परिचित नहीं थे, मतलब इनको लोहा का ज्ञान इनको नहीं था बाबू ऋग वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल बच्चों लोहे का ज्ञान हो गया था। लोग पशुपालन से ज़्यादा खेती करने लगे थे बच्चों। याद कीजिएगा कृषि तो बिल्कुल व्यवसाय रूप ले लिया था उत्तर वैदिक काल में। यानी वैदिक काल जो था वो 2 भाग में है, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। अब क्या है बच्चों, अब क्या देखिएगा कि वैदिक सभ्यता के बारे में आपको अगर जानकारी प्राप्त करना हो तो आपके पास 2 मुख्य स्रोत है बच्चों। देखिए इसके बारे में अगर हम आइए बच्चों, अब देखिएगा कि वैदिक सभ्यता की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है कुछ और नहीं बच्चों बल्कि वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य में बच्चों हम लोग वेद को जानेंगे। ब्राह्मण भी ग्रंथ का नाम है, आरण्यक हुआ और उपनिषद हुआ बच्चों। देखिए एकदम इन सभी चीज़ों को एक एक करके हम देखेंगे, समझेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। यानी वैदिक सभ्यता का अगर जानकारी अगर का जो मुख्य स्रोत है वो वैदिक साहित्य है बच्चों। अब देखिएगा आगे अगर हम एक एक करके समझेंगे, देखेंगे वेद के बारे में पहले कि वेद क्या होता है, ब्राह्मण क्या होता है, आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, सबके बारे में जानेंगे। लेकिन देखिए वेद बच्चों बहुत अच्छे तरीका से क्रमवार एकदम एक एक करके सीखने का प्रयास कीजिएगा। आइए देखिए वेद जो है छोटू जो शब्द है
संस्कृत का शब्द है जो विद धातु से बना है बच्चों, और उसमें जो प्रत्यय लगा है वो घई प्रत्यय लगा है बच्चों। पूछेगा बाबू कि वेद किस धातु से बना, विद धातु से, और घई इसमें प्रत्यय को रहा वो घई प्रत्यय है। अब देखिएगा इसका शाब्दिक अर्थ किसका बाबू, वेद का। शाब्दिक अर्थ है ज्ञान राशि या ज्ञान का भंडार। अब आपके पास दिमाग में आता होगा सर ठीक है वेद का मतलब जानना होता है, ज्ञान होता है, लेकिन इसकी रचना कौन किया भाई। देखिए बच्चों, वेद की रचना कोई एक व्यक्ति नहीं छुटू। आसान सी बात देखिएगा कि वेद की रचना को हम लोग अपौरुषीय कहा गया, माने किसी पुरुष विशेष रचना नहीं है, मतलब दैवी ज्ञान का अंश है। इसमें कई ऋषि महर्षि का विचारों का मेल रखा जाएगा, लेकिन बच्चों किसी एक व्यक्ति का नाम कहा जाए तो इसका नाम नहीं आएगा बाबू, इसीलिए इसको हम लोग अपौरुषीय कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वेदों की रचना अपौरुषीय है। हाँ, रचना तो नहीं छुटू, लेकिन संकलन पता है। संकलन कौन किया इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे बाबू कि वेदों का संकलन कोई और नहीं छुटू, उनका नाम है वेद व्यास। लेकिन बाबू वेद व्यास हम लोग जानते हैं कि वेद का संकलन किए, लेकिन अगर सचमुच पूछा बच्चों तो वेद व्यास का जो पूरा नाम बाबू है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। ध्यान रखिएगा, कृष्णद्वैपायन ही इनका नाम था। वेद के संकलन किए व्यास, व्यास माने बच्चों उसको पूरा विस्तृत व्याख्या करना, वेद की व्याख्या की है तो वेद व्यास ही कहलाए बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा छोटू, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। अब आइए आगे देखते हैं बच्चों। देखिए वेदों की संख्या बाबू, वेदों की संख्या देखिए जो संकलन किया वो 4 है। आप सोचिए अभी आप जहाँ भी अपने रूम में होंगे बच्चों, थोड़ा सा कल्पना कर लीजिए कि 4 एक रूम है, उसमें 4 कोना है बच्चों, और पूरा सामान बिखरा हुआ है छोटू। अब कोई सजाने वाला गया और सब चीज़ को उठा उठा के चारों कोना में रख दिया। यही काम मेरा वेद व्यास ने किया बच्चों। वो जितनी ज्ञाने उस समय का ज्ञान बातें समाज में चल रही थी बच्चों, उन्होंने उसका संकलन किया और 4 जगह छोटू सजाने का काम किया। देखिएगा, एक है छोटू ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर बाबू अथर्ववेद। 4 प्रकार के वेद की बाबू संकलन किया गया। और छोटू आपको पता होना चाहिए कि जो शुरू का 3 वेद है बच्चों, इस वेद में केवल आर्य लोगों का ही वर्णन है बच्चों। इसे वेद त्रय भी कहते हैं। मतलब तीनों वेद बच्चों आर्यों के लिए है तो वेद त्रय हो गया। लेकिन बाबू जो चौथा वेद है बच्चों अथर्ववेद है, इसको अनार्य जनपद माने बच्चों अनार्य जनपद अंग मगध का माने आर्य से हटके भी बाबू इसका उल्लेख किया गया है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अथर्ववेद। एक अलग वेद है, 3 वेद आपको साथ ही हो गया छोटू। वेद त्रय कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा छोटू कि वेद त्रय किसको कहा गया, किन ग्रंथों कहा गया, तो बोलिएगा शुरू के 3 वेद। एक बहुत बड़ी बात बच्चों याद कीजिएगा, जो ऋग्वेद की रचना है बच्चों एक काल में हुआ, ऋग्वैदिक काल में बच्चों। लेकिन ये 3 जो अंतिम वेद है बच्चों, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद बच्चों, इनका जो उत्पत्ति है छोटू, इनका जो निर्माण हुआ छोटू, इनका जो इनमें जो बात कही गई है छोटू, उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल में रखते हैं बच्चों। तो बहुत ध्यान से देखिए बच्चों कि वेद मेरा 4 जरूर है, लेकिन 2 काल इसका बन जाएगा। एक बन जाएगा छोटू ऋग्वैदिक काल बच्चों। ऋग्वैदिक काल कहने का मतलब जब केवल एक वेद ऋग्वेद की रचना हुई बच्चों 500 साल में, उसको ऋग्वैदिक काल कहेंगे। और उसके बाद छोटू बहुत सा ग्रंथ आएगा, वैदिक साहित्य आएगा, ब्राह्मण आएगा, उपनिषद आएगा, पुराण आएगा, स्तुति आएगा, दर्शन आएगा। इस सब छोटू उत्तर वैदिक काल का साहित्य माना जाएगा। तो आप जरूर इसको समझेंगे बच्चों कि वेद जरूर 4 है, लेकिन 2 काल में लिखा गया। ऋग्वेद को ऋग्वैदिक काल में, जबकि छोटू सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को छोटू उत्तर वैदिक काल में लिखा गया। इसको आप ध्यान रखिए बच्चों।
अब आइए आगे, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे छोटू और समझेंगे ऋग वैदिक काल को बच्चों। आप यहाँ पे हेडिंग ठीक से लगा लीजिएगा बच्चों। आइए हम पढ़ाते हैं बच्चों आप लोग को ऋग वैदिक काल बच्चों। एकदम आसान से बच्चों, ऋग वैदिक काल हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक एक करके उसकी सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। चलिए आप लिख लीजिए ऋग वैदिक काल बच्चों और आराम से स्टार्ट कीजिए। ऋग वैदिक काल में हम जो पढ़ेंगे छोटू वो पढ़ेंगे ऋग्वेद का। देखिए एक एक करके सारी बात को आप समझिएगा। देखिए ऋग्वेद बच्चों, यह आर्यों का प्राचीनतम और पवित्रतम ग्रंथ है। भाई सोचिए जो आर्य लोग थे बच्चों, उन्हीं लोग रचना किया तो सबसे पहला हुआ और पवित्रम भी है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी का यह एकमात्र स्रोत है प्यारे बच्चों, और दूसरा कोई किताब नहीं, कोई ग्रंथ नहीं बच्चों। सिर्फ ऋग्वैदिक काल के बारे में जो हम लोग को जानकारी बताया जाएगा या हम जान सकते हैं बच्चों, वह केवल और केवल ऋग्वेद है। और जानते हैं बच्चों, अभी यूनियन ने कहा किया है यह पूरे संसार का, केवल भारत में बच्चों, संसार का प्राचीनतम ग्रंथ है। बहुत बड़ी बात बच्चों, भारत का जो ऋग्वैदिक काल है बच्चों, उसमें जो ऋग्वेद लिखा गया उस काल में, वो पूरा दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया वो। आइए आसान है बच्चों, ऋग्वैदिक जो ऋग्वेद लिखा गया है उसकी जो भाषा है बच्चों, वो भाषा का देखिए नाम दे रहा है वैदिक संस्कृत या छांदस संस्कृत। और बाबू हाँ, भाषा संस्कृत जरूर है छोटू, लेकिन इसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है बच्चों। देखिए भाषा सबको याद किया, लेकिन आप याद कर लीजिए, लिपि भी याद कर लीजिए, ब्राह्मी लिपि बच्चों। और छोटू देखिएगा इसमें देवताओं की स्तुति का उल्लेख है। मतलब बाबू कोई कहाँ सर इसमें क्या लिखा गया सर? बाबू उसमें जितने देवता थे छोटू, 33 देवता छोटू, उन्हीं के बारे में बच्चों स्तुति किया गया है, प्रार्थना किया गया बच्चों, उसी का इसमें आपको वर्णन देखने को मिलता है। और बाबू देखिए इसमें प्रार्थना भी है, श्लोक भी है, मंत्र भी है, इसी रूप में छोटू स्तुति किया गया। और बाबू अब देखिएगा, हाँ सर जी ऋग्वेद में आखिर है क्या चीज़ भाई? देखो बाबू ऋग्वेद में 10 मंडल है बाबू। मंडल कितना है? 10। सूक्त कितना है? 1028 सूक्त बने अच्छी बात बाबू। उसमें जैसे 1028 में 1017 जो मूल है मैंने शुरुआत में था, और 11 को हम बाद में जोड़े हैं बच्चों, जिसको बाल खिल कहते हैं। बाल खिल मतलब होता है बाद में जोड़ा गया बच्चों, चाहे छोटे इसको परिशिष्ट भी कहा गया। बाबू 1028 में से बांटने चिकटो 1017 अलग होगा और 11 आपका अलग होगा, इसको याद करना बच्चों। ऋचा माने मंत्र बच्चों, कई तरह के भेद है बच्चों मंत्र में, लेकिन आप बिल्कुल एक लाइन याद कीजिए मेरे साथ कि 10,580 या बच्चों कहेंगे छोटू 10,552 भी आपको देखने को मिलेगा। कहेंगे छोटू 10,600 भी आपको देखने को मिलता है। तो मत टेंशन लीजिए, जो आपको याद अच्छे तरीक़ा से रख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। आप एक लाइन खाली याद कीजिए कि 10,580 इसका ऋचा है बच्चों। चलिए धन्यवाद बच्चों, आपने आज की पूरी क्लास को आपने शुरू से अंतिम तक देखा, समझा, अच्छा लगा हो बच्चों। आप बिल्कुल क्लास से बन जाइए, जुड़ जाइए, एक एक करके। यहाँ से मैं पूरा हिस्ट्री का चारों पार्ट बच्चों, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास, सभी टॉपिक को बच्चों हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं आप लोग को। 1 बाय 1 करके सारी बातों को सुने। अगर है समय बच्चों तो नोट बनाते जाइए। आपको किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, यूपीएससी हो, जेपीएससी हो बच्चों, एसएससी हो, सभी परीक्षाओं के लिए छोटू बिल्कुल एक कंप्लीट कोर्स है। किसी प्रकार की इसमें कटौती नहीं की जा रही है, ताकि आपको एकदम 1 टाइम में आप अपने आप को अच्छा कर पाए। सभी बच्चों को धन्यवाद, शुभकामना, आशीर्वाद।